Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Topic is theory of supply. Beta, this is my 5th video of this chapter. In the previous videos we discussed in detail about what is supply, quantity supplied, supplied function, then theory of supply, or you can say the law of supply. Then we discussed in detail about that law. Then we discussed changes in quantity supplied or movement along the supply curve, and changes in shift in supply curve. Then causes of increase and decrease in supply, we discussed this is all in the previous videos. So in this video we will move ahead, हम आगे चलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे. So in this video we will discuss price elasticity of supply. कि price elasticity of supply क्या होती है, in detail उसको डिस्कस करेंगे, उसके methods, उसको कैसे मेजर करते हैं, and what are the factors that affect the elasticity of supply we will discuss. ठीक है. So first of all we should know what price elasticity of supply is. Price elasticity of supply क्या होती है, हमने पहले आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं वीडियो भी इसमें डाल चुकी हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल में हमने डिस्कस की थी. बट अब हम करेंगे, सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज़ डिनोटेड बाय ES, इसको हम डिस्कस करें. अब बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है, वो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमने क्वांटिटी सप्लाई करनी है और जो उसका प्राइस है दोनों में चेंज आ रही है. मतलब अगर प्राइस कम या ज़्यादा होता है किसी चीज़ का तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका कितनी आप सप्लाई दे रहे हो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो उसका जो रिलेशन समझाता है वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझाता है. ठीक है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी का हमें जो क्वांटिटी सप्लाइड और उसके प्राइस में जो रिलेशन है वो हमें समझाता है, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नाउ के लिए हमारे को इसको कैसे मेजर करना है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. अगर आपको याद हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 3 मेथड्स किए थे. ठीक है. और अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स है, प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. डिमांड में हमारा एक परसेंटेज मेथड भी था, राइट. तो हमने 2 मेथड्स, इसमें हमारे 2 मेथड्स आएंगे, प्रोपोर्शनेट एंड ज्योमेट्रिक मेथड, वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड. बिल्कुल सेम है जैसे आपने डिमांड में किया था, सेम वैसे ही है. प्रोपोर्शनेट मेथड हमारा क्या कहता है, प्रोपोर्शनेट मेथड बेसिकली हमारा जितनी हमारी क्वांटिटी सप्लाई में और क्वांटिटी चेंज में जितनी परसेंटेज में हमारी चेंज आ रही है उसकी रेशियो को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट मेथड. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ रेशियो between percentage change in quantity supplied and percentage change in the price of the commodity. राइट. उसी क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज ऑफ द प्राइस में दोनों के बीच में क्या रेशियो है हम वो कहते हैं ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सेम फॉर्मूला बेटा जैसे आपने पहले डिमांड में किया था वही फॉर्मूला ES सिर्फ ED की जगह ES आ जाएगा. ES इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, where Q denotes initial quantity, P initial price, delta Q change in quantity supplied and delta P change in price. अब बेटा आपको ये सारी चीज़ें हमने सेम है जैसे हमने डिमांड में निकालते थे वैसे ही हमने डेल्टा Q डेल्टा P इसमें निकालना है और सेम फॉर्मूला है.
सिर्फ इसमें हमने इतना डिफरेंस रखना है, हमने सिर्फ इसमें सप्लाई की बात करनी है, क्वांटिटी सप्लाइड की, ओके। इसमें हमने डिमांड की बात नहीं करनी है। इसके ऊपर आपको पूरे फॉर्मूला, ये कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसकी मैं अलग वीडियो एक अपलोड करूंगी, आप उसमें देख सकते हो। नाउ कम सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिक मेथड। जैसे हमारा उसमें भी ज्योमेट्रिक मेथड हमने ग्राफ के थ्रू से किया था, वैसे ही इसमें ज्योमेट्रिक मेथड का क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये देखो पहला आ गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक मेथड। यूनिटरी इलास्टिक मेथड में हमारा बिल्कुल ये हमारा सीधा आ जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की हमारी सेम रेशियो में चलता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज यूनिटरी इलास्टिक की, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री का एंगल बनेगा, प्राइस और क्वांटिटी एक ही रेशियो में जाएगी, तो इट मीन्स इट इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, देन कम्स ES इज ग्रेटर देन 1, ES इज ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक सप्लाई आप इसको बोलते हो। इस केस में क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन जाती है, पर ये जाती है प्राइस से। इट मीन्स के जीरो प्राइस पे कोई क्वांटिटी सप्लाई करने को सेलर तैयार नहीं है। अगर आप कुछ प्राइस दोगे तभी वो क्वांटिटी सप्लाई करेगा, इसलिए P से शुरू होती है और इट इज अ अपवर्ड मूव स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, इसमें एंगल का कुछ नहीं होता है, कोई भी एंगल हो सकता है, बना सकता है वो, बट वो किसी रेट पे बेचेगा। इसका मतलब इलास्टिक सप्लाई तब होती है, ES इज ग्रेटर देन 1 तब होती है व्हेन ही इज चार्जिंग समथिंग, मींस एट जीरो प्राइस इज नॉट रेडी टू सेल एनीथिंग। वो जीरो प्राइस पे कुछ भी वो बेचेगा नहीं, अगर उसको थोड़ा प्राइस मिलेगा तभी वो बेचेगा। अगर आपका ऐसा आता है प्राइस से शुरू होती है स्लोप, तो कर्व, इट मीन्स इट इज अ इलास्टिक सप्लाई और ग्रेटर देन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई में, इलास्टिक सप्लाई में हमने बेटा क्या डिस्कस किया था कि वो हमारी P से यहाँ से शुरू हो रही थी ना, तो वो इलास्टिक थी। इन इलास्टिक में क्या होगा, वो जीरो प्राइस पे भी वो सप्लाई करने को तैयार है। इट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सेस या क्वांटिटी वाली साइड से वो कोई भी एंगल बनाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज इन इलास्टिक सप्लाई और लेस देन 1। ठीक है, जिसको आप ऐसे डिनोट करोगे। अब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई आपकी वो होगी जहां पे वो देखो प्राइस जो है इतनी यूनिट्स उसने सेल करने ही करने, वट एवर द प्राइस इट इज। प्राइस आपका P हो, P1 हो, P यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ऊपर हो, जहां मर्जी वो इतनी यूनिट्स वो सप्लाई करेगा ही करेगा। देन इट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई मीन्स अगर इट इज the supply curve is parallel to your OY axis, it is supply curve is parallel to price, you can say it is parallel to price, it means it can supply, he will be in a position to supply at any number of units at any price prevailing in the market। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अभी हमने इन इलास्टिक किया था ना, अब हम करेंगे इलास्टिक सप्लाई। इस केस में क्या होता है, दिस योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती है, इट मीन सप्लाई आपकी प्राइस, एक ही प्राइस पे जो उसने प्राइस बता दिया उस पे वो एनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करेगा। इन इलास्टिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस आपका कुछ भी होगा, यूनिट्स आपकी कांस्टेंट रहेंगी, उतनी उसने सप्लाई करनी है। और अब है कि सप्लाई कब आपका इस पैरेलल टू योर यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड, इट मींस प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके वेरी होंगे। पहले केस में क्या था, हमारे जो सप्लाई यूनिट्स हमारे कांस्टेंट रहे थे और हमारा प्राइस वेरी कर रहा था, तो वो इन इलास्टिक था। और इलास्टिक सप्लाई हमारी कब होगी, जब हमारी सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी और प्राइसेस हमारे वेरी होंगे। सो ये था आपका ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसका जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी, जो आपके प्रोपोर्शनल मेथड के न्यूमेरिकल्स हाउ टू सॉल्व उसके ऊपर होगी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड।
अब देखो नेचर ऑफ इनपुट्स में क्या होता है, इलास्टिसिटी मतलब सप्लाई की इलास्टिसिटी बहुत डिपेंड करती है कि आपकी कैसे नेचर आप इनपुट्स यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए। अगर तो आपको मान लो यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन के लिए आप ऐसे आप फैक्टर्स यूज कर रहे हो विच आर इजीली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप उनकी सप्लाई जो ज़्यादा इलास्टिक होगी। इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि आपको उनमें कोई दिक्कत नहीं है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने में। अगर आपको मान लो अगर आपको कहीं से अलग अलग जगह से जहाँ से स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल्स, स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, उस केस में आपकी इन इलास्टिक सप्लाई होगी, कल कम होगी, लेस इलास्टिक होगी। बट अगर आपकी इजीली अवेलेबल है तो द सप्लाई विल बी इलास्टिक। नेक्स्ट कम्स नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जो आपकी मतलब कुछ आपकी नेचर की तरफ से हो जाता है कंस्ट्रेंट्स हमारे, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है या नहीं होती है। समटाइम्स कोई आपने चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने फर्नीचर लेना है, लेना है आपने, और वो आपने जो फर्नीचर के लिए वुड मेन चाहिए होती है। अगर आपको आप कहते हो आपको अच्छी वुड का चाहिए, टीक वुड का चाहिए, तो अब जो सप्लायर है, देखो टीक वुड ये तो है नहीं कि आज हमने पेड़ लगाया और महीने बाद में वो हो गया जी आप उससे वुड ले सकते हो। नो, इट टेक्स डिकेड्स एंड डिकेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर अ ट्री टू ग्रो। वो टाइम लगता है उसको पेड़ को बड़ा होने के लिए। पेड़ बड़ा होगा, उसकी जो हमारे को वुड मिलेगी, जो उसे टीक मिलेगी, वो हमारी हम निकाल पाएंगे तो हम यूज कर पाएंगे उसको, हम फर्नीचर की फॉर्म में चेंज कर सकेंगे, एज अ फर्नीचर उसको यूज कर पाएंगे। तो उस केस में क्या है, जो अब टीक की जो सप्लाई है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। जब वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी, या आप कह सकते हो इन इलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई इजीली अवेलेबल आपको नहीं है। नेक्स्ट कम्स रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग ये है कि अगर जो आपका प्रोड्यूसर है वो कितना रिस्क लेने को तैयार है, वो डिपेंड करे उसकी कितनी इच्छा है कि वो कितना रिस्क को ले सकता है। अगर तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेने को तैयार है कि ठीक है, रिस्क में मीन्स अगर उसका अच्छा प्रॉफिट कमाता है तो भी ठीक है, नहीं कमाता है तो भी ठीक है, वॉट एवर द केस में भी, तो उस केस में आपकी सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि उसने वो कहता है ठीक है सट्टा यह लगा दिया, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। बट अगर मान लो एंटरप्रेन्योर कहता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि अब अगर जब रेट ज़्यादा होगा, मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, मैं तो तभी बेचूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, जब मेरे को पता है मेरी चीज़ बिक जाएगी मैं तभी सप्लाई करूंगा। अगर मेरी चीज़ अभी डामाडोल है, हो सकता है बिक जाए, हो सकता है ना बिके, इस केस में आपकी जो सप्लाई होगी वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या कहती है आपको? अगर आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी सारे प्रोसेसेस लगते हैं, काफ़ी इसको झमेले वाला काम है और काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, तो उस केस में आपकी सप्लाई आप खुद सोचो इलास्टिक होगी या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें, जिसमें दिक्कतें आती हैं उसमें इलास्टिक सप्लाई कम होगी। ठीक है। और जिसमें आराम से आपका सारा सामान मिल जाना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है बनाने का, इन दैट केस योर दिस सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इलास्टिक। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट कम्स टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर क्या कहता है? जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होने लग जाएंगे। आपकी इनपुट जो है वो अब चेंज भी हो सकती है, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को। इन दैट केस आपकी जो है इलास्टिसिटी वो है इलास्टिक होगी। नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ कॉमोडिटी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी बेटा मैंने आगे भी आपके साथ डिस्कस किया है। जो आपके पेरिशेबल गुड्स होंगे
वो उनकी सप्लाई लेस इलास्टिक होगी देन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की लाइफ बहुत कम होती है और उनको आपको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट कम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो क्या कहता है, इलास्टिसिटी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। अगर मान लो आपका, जैसे आप पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई करता है, अगर तो आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आपका अप्लाई हो रही है स्टेज फर्स्ट वाली, तो उस केस में आपकी सप्लाई जो है लेस जो है वो इन इलास्टिक होगी, वैसे आपकी इलास्टिक होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यही सब कुछ मैंने डिस्कस करना था, आपको सप्लाई का पूरा चैप्टर मैंने। अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगी, वो न्यूमेरिकल्स ही करूंगी इसकी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। If you find any difficulty, you can give your feedback in the comment box. Thanks for watching.